बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए या जल्दी ख़त्म हो जाए और इसके ख़त्म होने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। फ़र्ज़ करें कि आप सफ़र के ऊपर जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं सैर करिए। रास्ते में जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उस पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि जो गाड़ी है वो केमिकल रिएक्शन है, जब गाड़ी चल रही है तो केमिकल रिएक्शन आगे जा रहा है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ गाड़ी वहीं पे रुक गई। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वो लिमिटिंग फैक्टर है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम घर के अंदर चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय बनाना एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम दूध इस्तेमाल करते हैं, पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पत्ती ख़त्म हो जाए कि चाय बनाने के लिए पत्ती ही ना हो तो क्या चाय बनेगी? नहीं, चाय नहीं बनेगी। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस सूरत में जो पत्ती है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके ख़त्म होने की वजह से केमिकल रिएक्शन रुक जाए और लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर नॉट ऑलवेज मिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्टेशियोमेट्रिक रेशियो शोन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए हम उसके अंदर रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन वो रिएक्टेंट्स हम केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ऐड नहीं करते कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितनी उसकी मिकदार दी होती है रिएक्टेंट्स की, हम उतनी मिकदार उसमें ऐड नहीं करते। हम कोई रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में ऐड करते हैं और कोई रिएक्टेंट कम मिकदार में ऐड कर देते हैं। जैसे हम घर के अंदर के खाना वगैरह बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो हमेशा एक जैसे इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालते। कभी कोई चीज़ ज़्यादा डल जाती है, कभी कोई चीज़ कम डल जाती है। तो इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमने रिएक्टेंट्स डालने होते हैं उनकी जो मिकदार है वो भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, जैसे कि केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखी होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर बताया होता है कि एक रिएक्टेंट के 2 मोल है, एक के 1 मोल है। लेकिन हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उतने मोल्स हम नहीं डालते, हम अंदाजे से डालते हैं। कोई ज़्यादा डाल देते हैं, कोई कम डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी भी एक वजह है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट है, महंगा रिएक्टेंट है, वो पूरे का पूरा इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, रिएक्शन के लिए हमें जो रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होती है उनमें से कुछ रिएक्टेंट्स महंगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो हम जो सस्ते होते हैं उनकी ज़्यादा मिकदार डालते हैं ताकि जो महंगे रिएक्टेंट्स हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएं, कोई भी रिएक्टेंट बाकी ना बचे, ज़ाया ना हो। तो इस सूरत में वो जो रिएक्टेंट हमने कम मिकदार में डाला है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है और उसी रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वही रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की कितनी मिकदार बनेगी। ठीक है, अब हम इसकी आगे रीडिंग करते हैं। Most often in experimental works, one or more reactants are used in large excess कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट को हम ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। This is done deliberately, ये जानबूझकर किया जाता है। To ensure that the other expensive reactant use completely, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमारे पास जो दूसरा कीमती रिएक्टेंट्स है, महंगा रिएक्टेंट है, वो पूरे का पूरा इस्तेमाल हो जाए, उसकी कोई भी मिकदार ज़ाया ना हो, बाकी ना बचे। इस तरह हमने जो ज़्यादा मिकदार के अंदर रिएक्टेंट इस्तेमाल किया वो एंड पे बच जाता है, लेकिन जो कम मिकदार में रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। आगे, दिस रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो पहले इस्तेमाल हो गया उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन फैक्ट इट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ही है जो कंट्रोल करता है कि कितनी प्रोडक्ट्स की अमाउंट बनेगी। यहाँ पर ये डेफिनेशन होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, आपने दिस को दी कर लेना है। ठीक है, दी रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपने ऐड करना है इन केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। In fact, it is a limiting reactant which control the amount of product formed in a chemical reaction। ये डेफिनेशन होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा पेपर के अंदर। आगे हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करें कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं, कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनके हम नंबर ऑफ मोल्स पता लगाते हैं। वो कैसे? वो फार्मूला हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, के जो मैस हमें गिवन होगा रिएक्टेंट्स का उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मैस से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इन नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज करके प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहले स्टेप के अंदर हमने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स काउंट किए, दूसरे स्टेप के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए हैं उसको यूज करते हुए हम प्रोडक्ट्स के मोल निकालेंगे। अब अगर 2 रिएक्टेंट होंगे तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से निकालेंगे, कि पहले के लिए प्रोडक्ट कितना बनेगा, दूसरे के लिए प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की कम मिकदार बनेगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच विल फॉर्म विद द गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट से जितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे वो हमने पता करना है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट हमने देखना है जो कम मिकदार देगा प्रोडक्ट्स की, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम नीचे वाली जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ये जो नीचे रिएक्शन दिया गया है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर ये गलत है, इसको करेक्ट कर लें किताब के ऊपर। ये रिएक्शन रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन वो अमल होता है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ये पीछे को चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने फोटोसिंथेसिस काट कर उसकी जगह रेस्पिरेशन कर लेना है। अब रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, जिससे इस ग्लूकोज की कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देते हैं। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि हमने इस रिएक्शन के अंदर जो ग्लूकोज है वो 25 ग्राम इस्तेमाल किए हैं और ऑक्सीजन 40 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हम इस गिवन मैस को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जो गिवन मैस है वो 25 ग्राम है, इसको हमने डिवाइड करना है 180 से। 180 मोलर मैस है ग्लूकोज का। अगर हम देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अब क्योंकि कार्बन 6 है तो इसको 6 से ज़रब दे लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन 12 है इसलिए इसको 12 से ज़रब दे लेंगे। इसी तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास होता है 6 और इसको ज़रब कर लेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद वो 180 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मोलर मास है ग्लूकोज का वो कितना है 180 ग्राम पर मोल। तो अब हमने 25 को 180 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आता है 0.138। यहाँ पर भी करेक्शन करें, बुक के ऊपर 0.148 लिखा हुआ है, इसको काट के आपने 0.138 कर लेना है। अब हमारे पास ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास है 40 और मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है। अब देखें क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, O2 की शक्ल में है, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा 32। तो आंसर आएगा 1.25 मोल। ग्लूकोज के हमारे पास है 0.138 मोल और ऑक्सीजन के हैं 1.25 मोल। अब हम दोनों रिएक्टेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल आएंगे वो पता करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं नीचे के 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर हमारे पास ग्लूकोज का 1 मोल हो तो हमें मिलते हैं 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के।
अगर हमारे पास 0.138 मोल होंगे तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास एक चीज़ की कीमत दी गई हो और हमें ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक की वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास 1 मोल की कीमत दी है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 मोल ग्लूकोज से बनते हैं 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। अब हमने पता करने हैं 0.138 मोल के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो आंसर आएगा 0.83 मोल्स। क्या आंसर आएगा? 0.83 मोल्स। एग्जैक्टली जो आंसर आता है वो आता है 0.828। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया है 0.83 मोल्स। बुक के ऊपर यहाँ पे गलत लिखा है, इसको ठीक कर लें। अब ग्लूकोज की मदद से हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल मिल रहा है? 0.83 मोल। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन के लिए कि 6 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। 6 मोल के लिए 6 मोल ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बन रहे हैं। तो इसी तरह 1.25 मोल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 1.25 मोल। अब हम देखेंगे कि किस रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट की मिकदार कम आई है। यहाँ पर जो है 0.83 मोल ये मिकदार कम है और 1.25 मोल ये मिकदार ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा वो रिएक्टेंट होता है जिसके लिए प्रोडक्ट की मिकदार कम बने। हमने अब लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब देखें जरा, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, सो ग्लूकोज इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने मालूम करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ये भी उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? मैस निकालना है। तो ये जो मोलर मैस है ये इधर नंबर ऑफ मोल्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.83। इसको हमने 44 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 44 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस। कार्बन के हैं 12 जमा ऑक्सीजन के 32, तो कितने हो गए? 44। तो आंसर आएगा 36.5 ग्राम। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास 36.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्विक चेक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मजीद इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। इफ यू रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस विद 500 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, विच रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्शन है क्लोरीन और पोटाशियम आयोडाइड का। हमने बताना है क्लोरीन और पोटाशियम आयोडाइड में कौन सा जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। Cl2 + 2Ki, इससे बनते हैं 2KCl और आयोडीन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्लोरीन के और पोटाशियम आयोडाइड के। और मोल्स निकालने के लिए हमारे पास दोनों का जो मोलर मैस है वो होना चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं मोलर मैस ऑफ क्लोरीन। एक क्लोरीन का जो मैस होता है, एटॉमिक मैस, होता है 35.5। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 71 ग्राम पर मोल आ जाएंगे मोलर मैस क्लोरीन का। अब हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फार्मूला था गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस यहाँ पर उसने प्रॉब्लम में दिया है कि 100 ग्राम है क्लोरीन का 100 ग्राम है और पोटाशियम आयोडाइड का 500 ग्राम है। तो 100 को हमने डिवाइड करना है 71 से, जो कि मोलर मैस है। तो आंसर आएगा 1.41 मोल। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं? 1.41 मोल्स। इसी तरह हम निकालेंगे पोटाशियम आयोडाइड का मोलर मैस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। इसमें 39 होता है एटॉमिक मैस पोटाशियम का और 127 होता है आयोडीन का। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमने इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मैस था 500 ग्राम, इसको 166 पे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल आ गए 3.01 मोल। अब दोनों रिएक्टेंट्स के हमारे पास मोल आ गए हैं। अब हम इनको यूज करके पोटाशियम क्लोराइड के मोल मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव पोटाशियम क्लोराइड 2 मोल्स। कि अगर हम ऊपर रिएक्शन देखें, 1 मोल क्लोरीन से हमें जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। 1 मोल क्लोरीन से हमें 2 मोल मिल रहे हैं पोटाशियम क्लोरीन के। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स पोटाशियम क्लोराइड 2 मोल्स। अगर हमारे पास 1.41 मोल होंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितने आ जाएंगे? 2.82 मोल्स।
इसका मतलब है कि हमारे पास 1.41 मोल ऑफ क्लोरीन बना रहे हैं 2.82 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अगर 2 मोल हो हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड के, तो हमारे पास जो पोटाशियम क्लोराइड बनता है वो भी 2 मोल बनते हैं। ठीक है, अगर 3.01 मोल होंगे तो हमारे पास कितने मोल बनेंगे? 3.01 मोल। अब देखना ये है कि कौन सा रिएक्टेंट है जिससे हमें प्रोडक्ट की कम मिकदार मिली है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो 2.82 मोल जो है ये कम होते हैं 3.01 मोल से, इसलिए हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो क्लोरीन होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके अंदर से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, कौन सा सवाल आएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो एक एग्जाम्पल्स होंगी। ये एग्जाम्पल 15.6 ये भी लॉन्ग के अंदर आ सकता है न्यूमेरिकल। इसी तरह ये जो क्विक चेक है ये भी लॉन्ग के अंदर आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो लेक्चर है इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।